हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने एक बड़ा बढ़िया ही टॉपिक लेकर के आए हैं। 11th क्लास केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से भी जाने जाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के बाद में, बेसिक केमिस्ट्री के बाद में, ये फिजिकल केमिस्ट्री में ये चैप्टर स्टार्ट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और कुछ लंबा टॉपिक भी है ये, क्योंकि एक लेक्चर में तो ये कंप्लीट हो गए नहीं। आज आप लोगों के सामने ये पहला लेक्चर होने वाला है, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर। चलो मेरे साथ स्टार्ट करो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, सबसे पहले इसके बारे में जानो। सबसे पहले जो जानना है एटम्स के बारे में, एटम्स किसे कहते हैं, तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, और ये सब आप लोग 9th क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। आज हम लोग जो कर रहे हैं वो 11th क्लास के लिए है। ये क्लास 11th के लिए ही है। ठीक है बेटा, राइट। आपको जानना क्या चाहिए, मैटर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और मैटर का स्टेट के बारे में, मैटर का स्टेट होते हैं सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैस होता है। फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। हम लोग गैसेस स्टेट के बारे में क्लास 11th में ही पढ़ना है, और लिक्विड के बारे में सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे, और सॉलिड के बारे में भी हम लोग, सॉलिड स्टेट के बारे में भी क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरी बात यह है, एलिमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एलिमेंट प्योर होता है, और अभी तक के 118 एलिमेंट का पता लगाया गया है, डिस्कवरी किया गया है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, और एक एक पॉइंट को बढ़िया से पढ़ना और नोट्स बनाना। ठीक है, जैसे इसमें एलिमेंट्स में आपको बहुत सारे एलिमेंट्स याद भी है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कुछ भी लिख जाओ, कार्बन, ऑक्सीजन, और भी लिखें, सोडियम, कैल्शियम, वेनेडियम एट्सेट्रा। सारे के सारे प्योर स्टेट में होते हैं, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। और अगर इसके सबसे जो छोटे पार्टिकल्स आएंगे एलिमेंट्स का तोड़ने के बाद में, तो ये बनेंगे, एटम्स बनेंगे। और एटम्स में उस एलिमेंट्स का सारा प्रॉपर्टीज मौजूद रहेगा। जैसे मान लिया कि कार्बन के एटम्स को बना रहे हो, तो उस एटम्स में कार्बन्स के सारे प्रॉपर्टीज मौजूद रहेंगे। राइट, ठीक है। आगे आपको जानकारी होनी चाहिए कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड भी प्योर होते हैं, लेकिन कम से कम इसमें 2 एलिमेंट्स डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिले रहते हैं। एग्जाम्पल से बात को समझने की कोशिश करो। जैसे लिखा H2O, हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 एटम्स और ऑक्सीजन का हमेशा 1 एटम्स रहेंगे। हर हालत में ये रहेगा ये। ठीक है, रेशियो जो होगा 2:1 होगा। क्लियर है, मतलब इसमें 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर जाओ, जैसे मान लिया कि CO2 लिखा, ऑक्सीजन है और कार्बन है। ठीक है, कार्बन के 1 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितना एटम्स है, 2 एटम्स हैं। क्लियर है। और भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लिया कि ले लेते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, हाइड्रोजन है, सल्फर है और इसमें ऑक्सीजन है। ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट्स मिले हुए हैं, 3 एलिमेंट्स इसमें मिला हुआ है। ठीक है, और भी बात कर लो। मान लिया कि हम लोग बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इसमें सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है बेटा, राइट, आ जाओ इधर। ये कंपाउंड की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मिक्सचर की बात करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, मिक्सचर की बात करते हैं। और मिक्सचर जो होते हैं वो मिक्सचर ये इम्प्योर होते हैं, ये किसी प्रोपोर्शन में मिले रह सकते हैं, इसका कोई प्रोपोर्शन नहीं होता है, कोई अनुपात नहीं होता है। ठीक है, ओके। चलो इतनी बात को नोट करो। पहले आपको जानकारी मैटर के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में, मिक्सचर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नोट करें। चलो आगे बढ़ो। सबसे पहले एटम्स के बारे में, इसके डेफिनेशन के बारे में लिख जाओ। एटम्स के डेफिनेशन के बारे में, एटम, एन एटम is the smallest particle, an atom is the smallest particle of an element, which cannot be seen, बाई नेकेड आइज। हम लोग इसको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इट डज नॉट अकर फ्रीली इन नेचर, but it takes part in a chemical reaction, क्या बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, किसका? एलिमेंट का। विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज, हम लोग इस खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। इट डज नॉट अकर फ्रीली इन नेचर, ये नेचर में, प्रकृति में फ्री अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको। बट इट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो एटम ही पार्टिसिपेट करता है, न कि मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लो इसको, ये डेफिनेशन और याद भी कर जाना। इसी से रिलेटेड छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लें पहले। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a matter which cannot be seen by the naked eyes, इसको भी हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। It is found freely in nature. यह नेचर में फ्री अवस्था में पाए जाते हैं। बट इट डज नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, in a chemical reaction.
मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, ये मैटर के सबसे छोटे पार्ट होते हैं, ये छोटा पार्टिकल्स होता है, विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, जिसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, बाय द नेकेड आईज। इट इज फाउंड फ्रीली इन नेचर, ये नेचर में फ्री अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में, बट इट डज नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। टेक पार्ट का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना, भाग लेना। ठीक है बेटा, राइट। चलो नोट कर लो इसको। अब हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, और सबसे पहले इस चैप्टर में आप बुक खोल करके देखेंगे, एनसीईआरटी बुक या फिर जो भी आपके पास किताबें हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। चलो मिटा देते हैं इसको भी। तो सबसे पहले जो आपको दिखाई देगा वो है डाल्टन्स थ्योरी के बारे में। ठीक है, ओके राइट। तो सबसे पहले यहां पर आप हेडिंग लगा लेंगे, डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स थ्योरी। ओके बेटा, काम करो। क्या कहा था इन्होंने? ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। टीनी पार्टिकल्स, दुनिया के जितने सारे मैटर्स हैं सबके सब बने होते हैं टीनी पार्टिकल से बने होते हैं, नेम्ड एज एटम, नेम्ड एज एटम। इसका नाम क्या दिया था इन्होंने? इसका नाम रखा था एटम। ऑल मैटर्स, दुनिया के सारे मैटर्स, आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। इस पार्टिकल्स का नाम डाल्टन ने क्या दिया था? एटम्स दिया था। ठीक है बेटा, एटम्स कैन टेक पार्ट in a chemical reaction, और भी क्या कहा था इन्होंने? एटम्स कैन टेक पार्ट, एटम्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अभी हम लोग इससे पहले भी हम लोग डेफिनेशन लिखने का काम किए हैं, और ये एटम्स ही है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का काम करता है, राइट? ठीक है, बस यहाँ तक के उन्होंने एटम्स तक के कह कर करके डाल्टन ने छोड़ दिया था कि एटम बहुत ही टीनी पार्टिकल्स होते हैं और ये मैटर से बने होते हैं, इसको जो है सो और भी डिवाइड नहीं किया जा सकता है। हिंदी में इसको बोलते हैं परमाणु बोलते हैं, एटम्स को परमाणु बोलते हैं, हिंदी में परमाणु कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात ये आई, परमाणु, परमाणु उसे कहते हैं जिसको और भी डिवाइड नहीं किया जा सके, वैसे अणु जिसको और भी विभक्त नहीं किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड परमाणु कहते हैं इसको। लेकिन बाद के साइंटिस्ट ने इसको भी डिवाइड करने का काम किया, और ये जानना चाहिए आपको कि रिसर्च हमेशा जारी रहता है, और जब तक कि दुनिया कायम रहेगी रिसर्च चलता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितने धरती पर आएंगे कुछ न कुछ अपना वो ब्रेन्स लेकर के आते हैं, और गॉड की तरफ से वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, और रिसर्च और डिस्कवरी ये रुकने वाला चीज़ नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ होता रहा है, और जब तक ये धरती कायम है रिसर्च बाकी रहेगा। चलो मिटाते हैं। आगे बढ़ो, जो मेन पॉइंट पर हम लोग आने का काम करते हैं और मेन मुद्दा उठाने का काम करते हैं। चलो बात करो, एटम्स की बात करो। इसको पार्टिसिपेट किया गया इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में,
n न्यूट्रॉन में। इसको बांटा गया इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, n न्यूट्रॉन में। ठीक है, इसको स्मॉल ई से लिखने का काम करते हैं, स्मॉल ई से लिखने का काम करते हैं, इसको स्मॉल पी से लिखते हैं और इसको स्मॉल n से लिखने का काम किया जाता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। इसके ऊपर जो चार्ज होते हैं, इसके ऊपर जो चार्ज होते हैं दिखलाने का तरीका होता है, इसको माइनस ई से दिखलाते हैं, इसमें दिखलाता है प्लस ई से दिखलाया जाता है, और इसमें चार्ज नहीं होते हैं, शून्य होता है, इसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है बेटा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। याद रखना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ पर जो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 C फॉर कूलम के लिए होता है। इसके ऊपर तो खैर पता आपको है कि किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात कर ले, मास की बात कर ले, हम लोग मास की बात कर ले। हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है, इसका हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इसका मास हो जाता है 1.68 इंटू 10⁻27 kg। थोड़ा सा इसका न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लगभग ये मान लो कि बराबर ये होते हैं, लेकिन ये कंसीडर करके चलना है कि न्यूट्रॉन के जो मास होते हैं प्रोटॉन के मास से हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। राइट, इसका लिखने का तरीका होता है, इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन 1 0 1 यहाँ पर जो दिखला रहे होते हैं, इसके ऊपर जो दिखला रहे होते हैं, इसके ऊपर मास को दिखला रहे होते हैं और मास इसके नेग्लिजिबल होते हैं, और इसका एटॉमिक जो ले रहे होते हैं नंबर वो 1 के बराबर ले रहे होते हैं। इसमें लिखने का तरीका H होता है, या फिर H प्लस से भी इसको लिखने का काम करते हैं। ठीक है, या फिर एक तरीका ये हो गया 1 1 इसके ऊपर डाल देंगे। ये प्रोटॉन का लिखने का, शो करने का, इंडिकेट करने का एक स्टाइल है, एक तरीका है ये। अदरवाइज H प्लस से भी लिख दोगे तो समझ जाओगे कि ये प्रोटॉन लिखा हुआ है। राइट, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर जो लिख रहे होते हैं, नीचे बात जो कर रहे होते हैं चार्ज के लिए, और ऊपर जो बात कर रहे होते हैं मास के लिए बात कर रहे होते हैं। तो चार्ज इसका हो गया 0 हो गया, और ये मास इसका इतना होता है। ठीक है, नोट कर इसको जल्दी से। ओह, चलो अच्छा लग रहा है पढ़ने में, आप लोगों को मज़ा आ रहा है। आगे बढ़ें, बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। एक्सपेरिमेंट किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। राइट बेटा, ठीक है। क्या किया था इन्होंने, एक शीशे का ट्यूब लिया था इन्होंने, एक शीशे का ट्यूब लिया। इस ट्यूब को हाई वोल्टेज से जोड़ दिया गया, इसको हाई वोल्टेज से इसको जोड़ दिया गया। ठीक है, इसमें जो प्रेशर लिया गया, प्रेशर को बिल्कुल ही नेग्लिजिबल कर दिया गया। इसमें प्रेशर इसका जो कर दिया गया बिल्कुल ही नेग्लिजिबल, प्रेशर नेग्लिजिबल, प्रेशर इसका नहीं के बराबर हो गया, बिल्कुल वैक्यूम कर दिया गया। और भी लिख ले सकते हो, इसको बिल्कुल ही वैक्यूम कर दिया गया। ठीक है, प्रेशर नहीं के बराबर रखा गया इसमें। ओके,
एक बात ये जानना चाहिए कि जिधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होता है, छोटा वाला को नेगेटिव दिखलाते हैं, बड़ा वाला को पॉजिटिव दिखलाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर से कर रहा है तो करंट इसमें फ्लो इधर से करेगा। इलेक्ट्रॉन के उल्टे डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लगा दिया गया, एक प्लेट को डाल दिया गया, यहाँ पर भी एक दूसरे प्लेट को डाल दिया गया। ठीक है, इस प्लेट से जाकर करके टकराया ये एक तरफ में, यहाँ पर जो रखा गया कैथोड प्लेट को, कैथोड प्लेट को। ठीक है, इधर से इनविजिबल कैसा हो रहा था, किस तरह से रेज निकल रहा था, इनविजिबल रेज निकल कर करके ये स्ट्राइक कर रहा था इसके ऊपर। एक बात और यहाँ पर क्या किया गया कि इस एरिया में ZnS जिंक सल्फाइड का एक फ्लोरोसेंट चमक वाला यहाँ पर एक प्लेट डाल दिया गया। जैसे इसके ऊपर ये जो है सो करंट आकर करके स्ट्राइक कर रहा था, एक यहाँ पर से एक चमक निकल रही थी और ये इनविजिबल रेज जा रहे थे ये कैथोड प्लेट के तरफ में, ये दौड़ रहा था ये इसके साथ में, इस तरह से इलेक्ट्रॉन इधर बह कर करके गया ये। ठीक है, अब इसमें देखा क्या किया गया कि कैथोड रेस जो इसके तरफ में जो बह रहा था, जा रहा था ये, एक तो इसके ZnS के चमक से ये पता चला ये कि कोई न कोई ऐसा रेज है जो निकल कर करके पॉजिटिव से निकल कर करके इधर के तरफ में ये बढ़ रहे हैं, ये इस तरफ में नेगेटिव के तरफ में। और ये चार्जेज इसका जो है सो ये फ्लो कर करके ये फ्लो कर रहा था इसके साथ में, और इस तरफ में ये जो स्ट्राइक कर रहा था ये कैथोड का, और कैथोड के ऊपर जो चार्जेज होते हैं वो नेगेटिव चार्जेज होते हैं। अभी हम लोग देखने का काम करते हैं। क्या बताया जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने क्या बताया, कैथोड रेज आर इनविजिबल। कैथोड रेज जो होते हैं ये इनविजिबल होते हैं, इसको नहीं देखा जा सकता है। मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फिर से बात को समझ लो, यहाँ पर फिर से बात को समझ लो। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, इधर हम लोग चार्जेज की बात कर रहे थे। दो प्लेट को यहाँ पर लगाया गया ये, ठीक है। इस प्लेट को हम लोग बोल रहे हैं कैथोड प्लेट बोल रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्लेट लगा हुआ है एनोड प्लेट का लगा हुआ है, एनोड प्लेट। यहीं पर डाला गया ZnS जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट का काम कर रहा है ये। करीब लगता है कि 10,000 वोल्ट इसको दिया गया। अब जिधर इलेक्ट्रॉन ये फ्लो कर रहा है यहाँ पर से ये निकल कर करके इधर से, ऐसे समझ लो, ये निकल कर करके ये एनोड की तरफ में आ रहे हैं ये। और जो यहाँ पर जिंक सल्फाइड का जो रखा गया था, प्लेट रखा गया था, ये जिंक सल्फाइड के प्लेट के पर आकर के एक चमक पैदा कर रहा था। तो बात ये पता चला कि आखिर जो है इधर से कुछ न कुछ ऐसे रेज है जो निकल रहे हैं और यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, और स्ट्राइक करने के कारण ही कुछ न कुछ यहाँ पर फ्लोरोसेंट पैदा हो रहे हैं, ठीक है। इस बात से ये पता चला
कि कैथोड रेज आर इनविजिबल, इसको तो देखा नहीं जा रहा था। मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जो ये मूव कर रहे होते हैं कैथोड से एनोड की तरफ में मूव कर रहे होते हैं, एनोड प्लेट एनोड की तरफ मूव कर रहे होते हैं, कैथोड से आ रहे होते हैं एनोड की तरफ में, एनोड की तरफ में आ रहे होते हैं ये। ठीक है, नोट करें इतना। आगे क्या कहा इन्होंने, कैथोड रेज आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ये जो आ रहा था किधर आ रहा था, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ में। कैथोड रेज आर मूविंग टुवर्ड्स, ये मूव कर रहा था पॉजिटिव प्लेट की तरफ में। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ में जा रहा है। तो इस बात से ये पता चला कि कैथोड के पास में जो होते हैं कुछ न कुछ जरूर नेगेटिव चार्ज वाला ऐसा पार्ट है जो कि पॉजिटिव वाले की तरफ में ये जाने का काम कर रहा है। ठीक है, ओके, तो ये कंसीडर किया गया। सो इट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस बात से ये पता चला, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ में जा रहे हैं, तो इस बात से ये पता चला कि जरूर इसमें कुछ न कुछ जो है सो नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल्स है ये, इसीलिए इसको जो है सो बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन के नाम से, which were named as इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अगली बात, कैथोड रेज हैव मैकेनिकल एनर्जी। कैथोड रेज के पास में जरूर कोई ना कोई मैकेनिकल एनर्जी होते हैं। इसको किस बात से समझा गया, इस ट्यूब में जब ये फ्लो कर रहा था इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था, इधर से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर प्लेट को रखा गया। ठीक है, कुछ इस तरह से प्लेट को या फिर रोटेटरी कुछ जो है सो पार्टिकल्स को रखा गया। इसके कारण क्या हो रहा था, ये इसके जो फैन था ये जब इधर से ये गुजर रहा था तो इसको रोटेट कर दे रहा था, इसको घुमा दे रहा था। इस बात से पता चला कि कैथोड रेज में ज़रूर कुछ न कुछ ऐसे एनर्जी होते हैं जो इसके ऊपर स्ट्राइक करने के बाद में प्लेट को यहाँ पर जो एक ऐसा रखा गया है फैन टाइप का, इसको मूव कर देने का काम कर रहा है। ठीक है, नोट करो इसको। आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड। कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हो जा रहा था। ठीक है, ये विचलित हो जा रहे थे by electrical field and magnetic field। कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड, कैथोड रेज को डिफ्लेक्ट कर देने का काम कर रहा था कौन, इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण और मैग्नेटिक फील्ड के कारण। इसका जो रेज पास कर रहा था फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ में जो जा रहे थे, तो इसके रास्ते को भटका देने का काम कर रहा था। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है भटका देना, विचलित कर देना, रास्ते से मोड़ देना,
तो रास्ते को मोड़ दे रहा था इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये मूव कर जा रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन पास थ्रू, ये पास कर सकते हैं, किसी भी प्लेट को लिया जाए तो इस मेटल प्लेट को पास कर जाते हैं। थिन मेटल फॉइल, ये पतले पत्थर से ये पास कर जाते हैं, गुजर जाते हैं ये, और उसको पेनेट्रेट करते हुए आगे की तरफ में निकल जाता है ये। ठीक है बेटा, नोट कर लें। नेक्स्ट बात कर लें चार्ज बाई मास रेशियो। चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो की बात करें, इसको दिखलाते हैं चार्ज बाई मास रेशियो, ई बाई एम से दिखलाने का काम करते हैं। एक ये तरीका होता है, ये इज ऑलवेज कांस्टेंट, याद रखना है इसमें, ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं, ये इज ऑलवेज कांस्टेंट। irrespective of type, irrespective of type gas filled in the tube, किस तरह का गैस भरा गया है उसके रिस्पेक्ट में ये हमेशा कांस्टेंट होते हैं। जैसे हम लोग बात करें ई बाई एम की बात करें, चार्ज होता है इसके ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बाई मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg हो गया। ठीक है, दैट मीन्स ऊपर में आया C हो गया, चार्ज के लिए C हुआ, मास के लिए हो गया kg हो गया। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ये हमेशा कांस्टेंट है किसी भी गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए हमेशा ये कांस्टेंट होगा। किसी भी गैसेस के लिए लिया जाए चार्ज वही रहेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम रहेंगे और उसका मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg रहेगा। और ये C बाई kg जो आएंगे हर बार जो आएगा वो क्या होगा, ये कांस्टेंट होंगे, नियत होगा, ये नियत होते हैं ये। ठीक है बेटा, नोट कर इतना। ओहो हो चलो, पढ़ने में ठीक ठाक लग रहा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बात समझ में आ रही होगी। हाँ ना, कभी बोला करो यार, कुछ तो कमेंट कर दिया करो। खैर चलो, सर तो सुन नहीं रहे हैं, चलो तुम्हारा जो है सो कमेंट देख लेंगे, यूट्यूब पर तुम्हारा कमेंट देख लेंगे। ठीक है, चलो कुछ इलेक्ट्रॉन को लिया जाए इस तरह से, कुछ इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिया जाए। ठीक है, इसको किसी चार्ज प्लेट से इसको जोड़ देने का काम किया जाए, इस तरह से जोड़ देने का काम किया जाए। इधर वाले से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक मारा। ठीक है, बगल में जैसे इलेक्ट्रॉन को देखता है फिर क्या करता है, रिपेल करता है, ये दूसरे को ढकलने का काम करेगा। एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे थे यहाँ पर हाई वोल्टेज के कारण
हाई वोल्टेज के कारण यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसी एटम को लिया गया है, एटम में इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो निकलने वाले नेगेटिव चार्ज हैं आकर के इसके ऊपर अटैक किया, अटैक करेगा। जानते हो कि लाइक चार्जेज में रिपल्सन होता है, ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल कर कर करके अगला जो उससे दूर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है इसके तरफ में ये बढ़ने का काम करेगा ये, ठीक है, इसके तरफ में आया ये। जैसे इधर वाले की तरफ में देखता है, क्योंकि इधर वाले से तो नेगेटिव चार्ज आ रहा था, इधर वाले से पॉजिटिव वाला पार्ट है इधर। ये क्या करता है कि एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ये अटैक करता है, नेगेटिव वाले को देख करके अट्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इस बात से भी ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर और भी नेगेटिव चार्जेज बढ़ाएंगे तो ये पॉजिटिव वाले के साथ में हाई वोल्टेज के कारण जो दे रहे हैं, जहाँ से करंट फ्लो करने का काम कर रहा है, तो उसके तरफ में क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, दैट मीन्स कोई भी मान लिया कि इस तरह से एटम्स का दिया हुआ पार्ट, ये पॉजिटिव, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आकर के अटैक किया, ठीक है। ये एनोड रेज यहाँ पर जो ये काम कर रहे होते हैं, अब जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करने का काम कर रहा है, ये जो होते हैं एनोड रेज को दिखला रहे होते हैं, एनोड रेज को। तो ये क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन निकल करके आ रहा है, दैट मीन्स किधर से आ रहा है, ये कैथोड के तरफ में से आ रहे हैं, कैथोड के तरफ में से आ रहा है, ठीक है। एनोड रेज इज मेड अप ऑफ कैटायन। किसके बने होते हैं, ये कैटायन का बना होता है, ठीक है। तभी तो इसके तरफ में आकर के इलेक्ट्रॉन इसके तरफ में इलेक्ट्रॉन आकर कर करके अटैक करने का काम कर रहा है ये, ठीक है बेटा। और कैथोड रेज जो बने होते हैं, कैथोड रेज और मेड अप ऑफ एनायन, ये एनायन के बने होते हैं। ये जो बने होते हैं कैथोड रे जो बने होते हैं एनायन के बने होते हैं, और एनोड रे जो बने होते हैं, क्योंकि इस एनोड के तरफ में आकर कर करके कैथोड वाला इसके तरफ में अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है, अटैच कर रहे हैं ये, ठीक है। जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्जेस मिल कर करके कोई भी स्पेस इसके न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ने का काम करो। ओहो, चलिए चलें आगे, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, एनोड रेज। सेम उसी तरह से इसकी भी डिस्कवरी हुई, जिस तरह से कैथोड रेज का डिस्कवरी हुआ उसी तरह से इसका भी डिस्कवरी हुआ है, ठीक है बेटा। तो इसका डिस्कवरी करने वाले हैं गोल्डस्टीन। सबसे पहले इसके बारे में लिख लो कि इसका जो डिस्कवरी किया है वो गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी किया है, ओके। यहाँ पर लिख देते हैं डिस्कवर्ड बाई डिस्कवरी इनके द्वारा किया गया, गोल्डस्टीन के द्वारा डिस्कवरी किया गया है ये, ओके राइट। ये भी क्या होते हैं, दे आर इनविजिबल रेज। इस रेज को भी नहीं देखा जा सकता है, ये भी अदृश्य होते हैं, देखा नहीं जा सकता है इसको, ठीक है। कमिंग थ्रू एनोड प्लेट, कमिंग थ्रू एनोड प्लेट। एक बात की आपको जानकारी ये होना चाहिए कि हर जमाने में किसी भी चीज़ का जब डिस्कवरी चल रहा होता है
तो उसी पैटर्न पर लोग डिस्कवरी कर रहे होते हैं। जिस ज़माने में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हो रहा था एटम से, दैट मीन्स डिस्चार्ज ट्यूब का एक ज़माना था। उस डिस्चार्ज ट्यूब के से ही रिलेटेड इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया गया। सेम जो है डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा ही प्रोटॉन का भी डिस्कवरी किया गया। दैट मीन्स एनोड रेज का जो डिस्कवरी किया गया इसी से डिस्कवरी किया गया है। तो जिस पैटर्न पर जिस ज़माने में डिस्कवरी हो रहा होता है उसी पैटर्न पर लोग डिस्कवरी कर रहे होते हैं। जैसे आज का देख लो, मोबाइल का दौर है और इस दौर में जब भी आप देखेंगे हमेशा जो है कुछ न कुछ जो है तुरंत मार्केट में नए फीचर के साथ में मोबाइल लॉन्च कर जाते हैं। एक मार्केट में बन करके नहीं आता है, दूसरा उसका कार्ड तुरंत उसका तैयार रहता है। तो एक पैटर्न होता है हर ज़माने में जिसके ऊपर जब डिस्कवरी चल रही होती है बार बार लोग उसी को जो है उसी पर नया कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा। तो उस ज़माने में जो पैटर्न चल रहा था वो पैटर्न था डिस्चार्ज ट्यूब का, और इसी के ऊपर जो है डिस्कवरी बार बार हो रहे थे। इसमें पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स वाला होता है। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स। ये पॉजिटिव पार्टिकल्स रखने का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नोट कर लो इसको। तीसरी बात इसमें नोट करो, चार्ज बाई मास रेशियो। चार्ज बाई मास रेशियो, इसमें जो चार्ज बाई मास रेशियो जो डिपेंड कर रहे होते हैं किस तरह के गैस को फिल्ड किया गया डिस्चार्ज ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में कैसा गैस को डाला गया है उसके ऊपर ये डिपेंड करने का काम कर रहे होते हैं। चार्ज बाई मास रेशियो of anode rays depends upon the gas was filled in the tube। ट्यूब में कैसा गैस भरा गया है उसके ऊपर चार्ज बाई मास रेशियो किसके लिए, एनोड रेस के लिए डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक बेटा, नोट कर जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। इस मान लीजिए कि हाइड्रोजन को लिया जाए, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। उसी तरह से मान लिया कि He है, एक इलेक्ट्रॉन में से इसको निकालने का काम करें, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएंगे, एनोड चार्ज इसके ऊपर डेवलप कर जाएगा। याद रखना इसमें E/m जो होता है हाइड्रोजन का हमेशा बड़ा होता है हीलियम से। हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आ रहे होते हैं इसका E/m रेशियो ग्रेटर देन होता है He+ से, क्योंकि m जो होगा, m सबसे कम होगा किसका, लोवेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जब लोवेस्ट हो जाएगा, नीचे में लोवेस्ट करेगा तो E/m क्या हो जाएगा, इसका अधिक हो जाएंगे। बात फॉलो किया। मास जो हाइड्रोजन का होता है हीलियम के कंपैरिजन में कम होता है, तो कम वाले से जब चार्ज वाले को डिवाइड करोगे तो इसके जो आयंस बन कर करके आएंगे, हाइड्रोजन का आयंस हीलियम के आयन से ये ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, ओके।
ई बाई एम रेशियो, ई बाई एम रेशियो जो होते हैं इज मैक्सिमम फॉर एच गैस। हाइड्रोजन गैस के लिए ई बाई एम रेशियो सबसे अधिक होता है। याद रखना है इसको, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ई बाई एम रेशियो इज मैक्सिमम फॉर एच गैस के लिए सबसे ज़्यादा होता है। अब इस तरह से क्या हो रहा होता है कि अगर ये H प्लस ये डेवलप कर लिया है, दैट मीन्स ये प्रोटॉन का एक फॉर्मेशन कर लिया होता है। क्योंकि प्रोटॉन को जो हम लोग दिखला रहे होते हैं इसी तरह से दिखला रहे होते हैं और ये प्रोटॉन बना लेते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़। प्रोटॉन को दिखलाने के जो काम करते हैं 1 1 ऐसे करके दिखलाते हैं। ये क्या हो गया, एक प्रोटॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन को दिखलाने का काम करते हैं, ऐसे करके दिखलाने का काम करते हैं। और न्यूट्रॉन के लिए जो दिखला रहे होते हैं कितना ले रहे होते हैं, इसके लिए 0। इसका चार्ज कितना ले रहे होते हैं, 0 ले रहे होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। और यहीं से जो है सो एनोड रेज का जो डिस्कवरी हुआ, यहीं से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है। आगे हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी किया था वह है डिस्कवर करने वाले जेम्स चैडविक, बाई जेम्स चैडविक। इसका डिस्कवरी किया गया जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया है। ठीक है, कैसे हुआ था, ड्यूरिंग बम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डिंग करवाया गया, प्रहार करवाया गया। किसके ऊपर प्रहार करवाया गया, ठीक है। न्यूट्रॉन्स वेर डिस्कवर्ड, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया, बम्बार्डिंग करवाया गया अल्फा पार्टिकल्स का। भी हम लोग देखते हैं किस तरह से बम्बार्डिंग करवाया गया है। ये बेरिलियम के ऊपर 49, हीलियम का, हीलियम जो होते हैं अल्फा पार्टिकल के बराबर होते हैं, हीलियम बराबर होते हैं अल्फा पार्टिकल्स के बराबर होते हैं। इसका बम्बार्डिंग करवाया गया। यहां से न्यूट्रॉन ये बनकर करके निकला ये, ठीक है, यही न्यूट्रॉन था। ये न्यूट्रॉन है। ये बेरिलियम के ऊपर बम्बार्डिंग करवाया गया हीलियम का, और ये हीलियम जो होते हैं बराबर होते हैं अल्फा पार्टिकल्स के बराबर होते हैं। ड्यूरिंग बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। ये न्यूट्रॉन्स निकल करके आया। नीचे कितना हो गया, 4 और 2 6, इसका 6 एटॉमिक नंबर। 9 और 1 कितना हो गया, 9 4 13 हो गया। ये यहाँ पर कितना आ रहा है, 12 और 1 13 आ रहा है। ये तो एक जो इसमें से जो पार्टिकल्स निकल करके आया है, एक तो कार्बन का एटम्स फॉर्मेशन करने का काम किया, और दूसरे तरफ पे न्यूट्रॉन्स यहाँ पर से निकल करके आया। ये चलो नोट करो। न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, न्यूट्रॉन इज चार्जलेस। न्यूट्रॉन जो होते हैं ये चार्जलेस होते हैं। ठीक है बेटा, चलो
अब याद रखेंगे एक बात, थोड़ी सी बात को लिखते हैं हमारे आगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन were discovered by मोलिकन। इसका जो डिस्कवरी किया था मोलिकन ने किया था। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो डिस्कवर किया गया था मोलिकन के द्वारा किया गया था। इसमें एक्सपेरिमेंट कौन सा अपनाया गया था? वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को अपनाया गया था इसमें, ठीक है। क्या किया था? ही मेजर्ड all drops of oil on each drop of oil। ये ऑयल के सारे ड्रॉप्स को मापने का काम किया, ठीक है। एंड फाउंड्स दैट, और क्या पाते हैं ये? चार्ज ऑन ईच ड्रॉप, प्रत्येक ड्रॉप पर जो चार्ज आ रहा है, ठीक है, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ये इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं किसका? ई का। दैट मीन्स चार्ज को दिखलाते हैं क्यू से, और इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं ई का। दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। ये जो है सो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल है। ये दिखला रहा होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज को दिखला रहा होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। तो टोटल चार्जेस को कहाँ पर से किया था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वेयर डिस्कवर्ड बाय मोलिकन ने डिस्कवर करने का काम किया था। किसके द्वारा किया था? याद रखोगे, वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा करने का काम किया था। ही मेजर्ड, दैट मीन्स मोलिकन ने मेजर्ड किया था ऑन ईच ड्रॉप ऑफ ऑयल के प्रत्येक ड्रॉप पर, एंड फाउंड्स, क्या पाते हैं? द चार्ज ऑन ईच ड्रॉप पर जो चार्ज आ रहा है इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं होगा, याद रखना। जब भी रहेगा कंप्लीट डिजिट पर रहेगा 1 2 3 4 5 लाख, कुछ भी रहेंगे, मिलियंस बिलियंस कुछ भी रहेंगे, पॉइंट में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, याद रखोगे, नोट करो। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इस धरती पर पाए जाते हैं, नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें इसका डीके कैसे होता है, किस तरह से ये क्षय हो रहे होते हैं, और कौन कौन सा रेज और पार्टिकल्स इसमें से निकल रहा होता है, इसकी बात करते हैं हम लोग। जैसे यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। कैसा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है और मास नंबर इसका 235 होता है। पीबी ये टूट जाते हैं 82 एंड 206 में।
तो बकिया पार्ट फिर किस पार्ट में ये चला जाता है ये, तो कुछ न कुछ ऐसे इसके पार्टिकल्स होते हैं जो इससे निकलते रहते हैं। अल्फ़ा हो सकता है, बीटा है और गामा है, ये सारे के सारे डिस्कवरी है, इस तरह से ये निकल रहे होते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर ये सब निकलने के बाद अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज निकलने के बाद में ये सबसे पहले क्या होता है, धरती पर अनस्टेबल होते हैं ये, क्योंकि हमेशा इसमें से अल्फ़ा बीटा गामा निकलते रहते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज निकलते रहते हैं। ठीक है, जब ये सारे निकल जाते हैं तो ये वाली बात जो होता है ये अस्टेबल बन जाते हैं, ये अस्टेबल हो जाता है ये। ठीक है, तो क्या होता है, ये अचानक डीके होता है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस डीके, इज अ स्पॉन्टेनियस। ये जो होते हैं स्पॉन्टेनियस डीके होते हैं, अचानक होता है ये। ठीक है, ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस से हो रहे होते हैं इनटू स्टेबल न्यूक्लियस। अनस्टेबल न्यूक्लियस से टूट कर करके स्टेबल न्यूक्लियस के तरफ में ये हमेशा बन रहे होते हैं। ओके राइट, ठीक है। ड्यूरिंग दिस डीके, जब ये डीके हो रहा होता है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीन इसके पार्ट होते हैं रेडियो एक्टिव का, जो हमेशा निकल रहे होते हैं। इमिशन और टेकन, ये हो रहे होते हैं। ये डीके के दरमियान में कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डीके जब हो रहे होते हैं तो अल्फा बीटा और गामा का इमिशन हो करके अनस्टेबल से स्टेबल के तरफ में ये बदल रहे होते हैं। ठीक, चलो चलो, एक मान लिया कि जो है सो मेटल का एक प्लेट, एक बर्तन ले लिया जाइए और इसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रख दिया जाए। इसमें तीन तरह से पार्टिकल्स निकलने का काम कर रहा होता है ये। अल्फा बीटा एंड गामा, ये हमेशा निकल रहे होते हैं। कुछ डुप्लीकेट टाइप का रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स घड़ी वगैरह में लगे हुए रहते हैं, जब अंधेरा हो जाता है तो उससे भी देखेंगे कि कुछ रेज चमकदार निकल रहा होता है। समझाने के लिए कर रहे हैं ये, ठीक है। अल्फा के ऊपर जो चार्ज होते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के ऊपर जो चार्ज होते हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और गामा के ऊपर जो चार्ज होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं, इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। ओके राइट, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, तीनों में थोड़ा सा कंपैरिजन हम लोग कर लेते हैं। चौक चेंज कर लें, ठीक है।
सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि ये पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, ये रेज है ये। चलो ठीक, ये बराबर होते हैं हीलियम प्लस के बराबर होते हैं ये। और इसका लिखने का तरीका होता है He2 ये लिखने का तरीका होता है ये, ठीक है, राइट। ये जो बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। और रेज जो बराबर होती है इसके चार्ज और मास, इसका दोनों के दोनों जीरो होता है, चार्ज जीरो, मास भी इसका जीरो कंसीडर किया जाता है, ठीक है, ओके। ये जो रेज होते हैं, और भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होते हैं ये, ठीक। और याद रखें इसका जो वेलोसिटी होता है, ऐसे लिख देते हैं, इसके जो वेलोसिटी होते हैं, इसका जो वेलोसिटी होता है 1/10 टाइम्स ऑफ लाइट, लाइट के वेलोसिटी के 1/10 टाइम्स होते हैं इसका, ठीक है। तो ये इसके वेलोसिटी होते हैं ये। इसका जो वेलोसिटी होता है नियर अबाउट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसके वेलोसिटी होते हैं ये। और ये बिल्कुल लाइट के बराबर होते हैं ये, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका ये वेलोसिटी होता है, किसका, गामा के लिए। याद रखोगे इसको, राइट। नोट कर लें इतना। थोड़ी सी बात और पढ़ा कर करके आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में, और एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। क्या बात कर रहे थे हम लोग, यूरेनियम लिए थे, यूरेनियम 23592, पीबी 82 206, अल्फा बीटा गामा, तीनों के तीनों निकले, या एक भी निकल सकते हैं, दो भी निकल सकते हैं। स्टेबिलिटी को लाने के लिए ये काम होता रहता है ये, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ये वाला क्या होता है, ये अनस्टेबल, ये वाला क्या हो गया, ओहो स्टेबल, ठीक है। इसका याद रखेंगे पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर, किसका पेनिट्रेशन पावर, छेद करने की क्षमता किसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो याद रखेंगे अल्फा का सबसे कम होता है, तब बीटा का, तब उसके बाद गामा का, ये पेनिट्रेशन पावर होता है ये, याद रखोगे, ठीक है। आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर, कौन ज़्यादा आयोनाइज हो जाएगा, क्योंकि अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा ज़्यादा आयोनाइज करेगा, बीटा, तब उसके बाद गामा करेगा, याद रखना इसको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेनिट्रेशन पावर, अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा, बीटा इज स्मॉलर देन गामा। आयोनाइजिंग पावर, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, बीटा इज ग्रेटर देन गामा। जितनी सारी पॉइंट्स को पढ़ाए हैं अच्छे ढंग से पढ़ना, नोट्स को तैयार करना, और एक एक पॉइंट पर गौर करना। आज का तो ज़्यादा कुछ टफ क्लासेस नहीं था, इंट्रोडक्टिव क्लासेस था, और इंट्रोडक्टिव क्लासेस में ही इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन पर गौर करने की ज़रूरत है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना। जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है
या प्रैक्टिस सेट जो कुछ भी आपके पास है उससे यहाँ तक रिलेटेड जो भी है काम करना। नेक्स्ट वाले में हम लोग करेंगे एटॉमिक मॉडल के बारे में, और सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल देने का काम किए हैं जे थॉमसन किए हैं, तब उसके बाद फिर रदरफोर्ड का आता है, तब उसके बाद फिर जो है निल्स बोर का आता है। हम लोग धीरे धीरे आगे टॉपिक की तरफ में बढ़ेंगे। चलो पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।